सतह पर गिर के और बह जाता है, नाले और नदी में जाके बाढ़ का स्वरूप ले लेता है और जाके समुद्र में मिल जाता है जी। वो रिचार्ज नहीं होता, वो मतलब ग्राउंड वाटर में नहीं जाता है और उसके कारण जो है ना हमारा वाटर टेबल लगातार डाउन होता चला जा रहा है और मिट्टी अलग कड़क हो रही है और जो हमारी गैसेस निकल रही हैं उससे धरती का तापमान बढ़ रहा है और उससे बहुत सारी जो प्रकृति की व्यवस्था है वो असंतुलित हो रही है जी। तो ये सारी चीजें जो है ना कहीं किसानों के ऊपर इसका भार जाते ही जाता है जी। तो किसान भाई जो है ना प्राकृतिक जैविक खेती करेंगे तो इन सब का उसमें लाभ मिलेगा। विलेन कौन है, वीड या फिर पॉलिटिक्स? देखिए अगर इसमें बात करें तो ये दोनों बराबर ही रोल प्ले करते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स अपना किसान के रेट और बाजार और पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करती है बिल्कुल। और वीड जो है ना किसान को तात्कालिक रूप से फसल उगाने के लिए उसको परेशान करते हैं जी। तो वीड का तो कई तरह से उपाय है, वो वीडीसाइड डाल के भी किसान उसका उपाय करता है, अदरवाइज जो है ना मैनुअल करके भी कर सकते हैं जी। और नहीं तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन हमने मल्टीलेयर के अंदर निकाला है कि आप अपने फसल के बीज इतने डालिए कि वीड्स को उगने के लिए जगह ना बचे। तो यहाँ तो सॉल्यूशन किसान के हाथ में है, लेकिन थोड़ा पॉलिटिक्स को सुधारना कठिन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्का जी कहेन के नए पॉडकास्ट में। मेरा नाम है श्री कृष्ण जायसवाल, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे खेती बाड़ी के बारे में और एक ऐसे इंसान जिन्होंने मल्टीलेयर फार्मिंग को जन्म दिया, जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने खुद अवार्ड से सम्मानित किया। तो बिना किसी देरी के हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर आकाश चौरसिया जी का। तो स्वागत है आकाश भैया आपका हमारे पॉडकास्ट कक्का जी कहन पे। कैसे हैं आप? जी नमस्कार, बढ़िया है। तो यही जानना चाहेंगे कि एमबीबीएस से फार्मिंग तक का सफर कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से आपने मतलब एक ये प्रेरणा ली? जी, ये हमारे अंदर जो बचपन से सोच पनप रही थी कि लोगों का हमें हेल्थ ठीक करना है, लोगों के स्वास्थ्य पर काम करना है, इसकी शुरुआत वहाँ से ही हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सभी को भगवान बनाते हैं, ईश्वर धरती पे हमको लेके आता है, तो हमारे साथ हमारी सोच भी आती है ना? हमें क्या करना है, हमारी जिज्ञासा भी उसके अंदर आती है। हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, वो रुचि भी अंदर आती है साथ-साथ में। तो वो हमें पहचानने की ज़रूरत होती है। तो कई लोग जो है ना कम उम्र में उसको पहचान लेते हैं, कई लोग जो है ना कुछ काम करने के बाद में उनको समझ में आता है, कई लोगों को बहुत बाद में समझ में आता है। तो हमको शुरू में ये समझ में आ रहा था कि मुझे लोगों की हेल्थ पर काम करना है। ये हमारी सोच थी, है ना? जो हमारे पैदा होते साथ में आई। अब इस सोच पर कैसे काम हो, तो जब हम स्कूल गए तो स्कूल में जब हमने आपस में चर्चा की कि किसको क्या करना है, मित्रों में आपस में बातचीत होती है। तो कोई इंजीनियर बनना, तो कोई को पायलट बनना है। तो हमने कहा हमें तो लोगों की हेल्थ ठीक करनी है। तो हेल्थ ठीक करनी है तो बोले आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले सब्जेक्ट साइंस लेना पड़ेगा, फिर पीएमटी क्वालीफाई करना पड़ेगा, फिर एमबीबीएस करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर बनेंगे। तो ये प्रोसेस है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया। प्री मेडिकल टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई भी किया और फिर उसके बाद मुझे एम्स से एमबीबीएस करने का मन था। तो हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे और उसी बीच में मुझे अस्पतालों से जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी रुचि थी। कोई इंजीनियर होता है तो इंजीनियरिंग लाइन से प्रैक्टिकली कनेक्ट हो जाता है, कोई पायलट बनना चाहता है तो वो उससे कनेक्ट हो जाता है। तो हर व्यक्ति अपनी सोच के कार्य से कनेक्ट हो जाता है। तो हमारी जो सोच थी कि लोगों को हेल्थ बनाना है या हेल्दी बनाना है या हेल्थ ठीक करनी है, तो बीमार लोगों से कनेक्टिविटी हमारी हो गई। और जब भी कोई बीमार होता था तो हम अस्पताल जाया करते थे। तो अस्पतालों में जब हमने लगातार बढ़ती बीमारियों को देखा, लगातार मेडिकल स्टोर्स को बढ़ते हुए देखा, लगातार अस्पतालों की संख्या को बढ़ते हुए देखा और लगातार उसमें बढ़ते हुए डॉक्टरों की संख्या को भी बढ़ते हुए देखा, तब हमारे दिमाग में एक बस ऐसे ही ख्याल आया कि ये सारी चीज़ें बढ़ ही रही हैं। अगर डॉक्टर बीमारी को ठीक करने के लिए होते हैं तो फिर ये बढ़ क्यों रहा है? डॉक्टर की भी डिमांड है और बीमारी भी बढ़ रही है। तो मेरा जो ध्यान है वो बचपन की एक कहावत पे गया जो हमारे बुंदेलखंड से ही निकली है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन और जैसा होगा मन वैसा होगा तन।
तो ये चीज़ को अगर आप गहराई से समझो तो किसी न किसी ये विद्वान ने कहा है, हाँ जी। मतलब पता नहीं किसने कही है ये बात, लेकिन बहुत गंभीरता के साथ ये बात कही गई है कि खान-पान का असर हमारे शरीर पर होता है। होता है। जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारे थॉट प्रोसेस और हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। बनता है। तो खान-पान ही मेन कारण है। तो हुँ। अगर हम खान-पान को सुधारें तो शायद लोग बीमार ना हों, ऐसे मन में ख़्याल आया। तो वहीं अस्पतालों से ही हमारी प्रेरणा जो है ना खेती की तरफ मूव हो गई और मुझे लगा कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की बीमारी ठीक कर सकता हूँ, पर लोगों को अच्छा अन्न खिला के बीमार होने से रोक सकता रोक हूँ। सकते हैं, सही बात। तो ये बस यही प्रेरणा थी और फिर हमने संकल्प लिया कि हम लोगों को बीमार होने से रोकेंगे और लोगों को बीमार होने नहीं देंगे। क्या तो बात है। उसके लिए हमने ये प्राकृतिक खेती, जैविक खेती करना प्रारंभ की। मल्टी लेयर फार्मिंग जिसको हम कहें, आप ही ने जन्म दिया एक जी, कॉन्सेप्ट जो कि भारत में आज से पहले कभी सुना नहीं गया और जी, जिसके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड मिले, जी, पीएम से, हमारे राष्ट्रपति जी से जी, और पतंजलि श्री महर्षि पतंजलि जी जी, और बाबा रामदेव जी। जी। तो इसका मतलब आसान भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है? मल्टीलेयर फार्मिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत कम शब्दों में मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करें, तो जैसे हम शहरों में जाते हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखते हैं हुँ। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखकर हमारे मन में एक इंस्पिरेशन आया हुँ, कि लोगों के पास ज़मीन कम पड़ी, हुँ, इसलिए लोग एक के ऊपर एक घर बना के रहने लगे। बिल्कुल। तो अपने सागर शहर में अगर हम देखें तो बहुत अधिकतम तो 2 मंजिला, 3 मंजिला या 4 मंजिला हाँ, लोग घर बहुत बनाते अधिक हैं। से अधिक, बिल्कुल। क्योंकि हमारा शहर जो है ना, ठीक है, एक पर्याप्त जगह है हुँ, और कम जगह भी है। हुँ, लेकिन अगर हम भोपाल चले जाएँ, इंदौर चले जाएँ, तो ये उससे बड़ा शहर हो जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ पर थोड़ी उस इससे कम जगह हो जाती है। तो हुँ, वहाँ पर लोग 8 मंजिला, 10 मंजिला बना लेते हैं। बिल्कुल। फिर आप मुंबई चले जाइए, अब वहाँ पे तो फिर तो मतलब आपको 10-15 मंजिला मेट्रो सिटीज़ में तो फिर नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात है, तो बिल्कुल। बेसिकली जगह जहाँ पर जितनी कम होगी, उतनी ज़्यादा लोग फ्लोर बना के रह रहे हैं। रह रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि एक समय ऐसा आने वाला है और कुछ तो आ भी गया है कि हमारी खेती-बाड़ी की भी ज़मीन कम होती चली जा रही है। बिल्कुल, एक समय था जब लोगों के पास 100-100 एकड़ ज़मीनें हुआ करती थीं सही बात। और आज मतलब ऐसे चंद किसान होंगे जिनके पास 100 एकड़ ज़मीन होगी। बहुत रेयर, हम तो सुनने को मिलता है, हम बहुत सारे किसानों से मिलते हैं, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ ऐसे लैंड होल्डिंग बचा हुआ है। बिल्कुल। तो ज़मीन धीरे-धीरे घटती चली जा रही है, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और खाने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी लगातार बढ़ रही है। तो ज़मीन का रकबा कम हो रहा, उधर खाने की डिमांड बढ़ रही है और हुँ, इधर जो है ना आबादी भी बढ़ रही है। और जो केमिकल फर्टिलाइज़र से हमने अभी पिछले 60-70 सालों में जो प्रोडक्टिविटी गेन किया, वो प्रोडक्टिविटी एक लेवल पे जाके अब घटने लगी अब है। घटने लगी है। क्योंकि मिट्टी की जो हेल्थ थी वो काफ़ी बेकार हो गई, खराब हो गई बिल्कुल, और मिट्टी की हेल्थ खराब होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन डाउन हो गई। तो जहाँ पर लोगों ने 40-40 कुंटल 1 एकड़ में गेहूँ निकाला, आज हम 15 कुंटल गेहूँ 1 एकड़ में निकालने में हालत खराब हो रही है। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि एक तकनीक जिस पर हमने भरोसा किया कि ये लोगों का पेट भरेगी, आबादी कितनी भी बढ़ जाए, आज उसने भी अपने हाथ ढीले कर दिए। सही तो ये बात है। बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारी भारतीय कृषि पर और एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हम कम ज़मीन में इतनी बड़ी आबादी का पेट कैसे भर कैसे पाएँगे। भर पाएँगे? तो ये जो चिंता है, वो तो एक अलग मैटर ही है, वैश्विक समस्या है ये। हुँ। पर हमारी अपनी खुद की एक समस्या थी जो इसी से रिलेटेड थी कि हमारे पास ज़मीन नहीं थी। तो किराए की ज़मीन लेके हमने काम शुरू किया था। तो ज़मीन हमारे पास ना होना एक अपने आप में एक प्रॉब्लम थी बिल्कुल, और हम उसके बारे में लगातार सोचते थे कि काश हमारे पास बड़ी ज़मीन होती तो हम कुछ अच्छा करते। तो ज़मीन की एक हमारे पास प्रॉब्लम थी। इधर हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझा और उधर हमने कई किसानों से हमारा वार्ता हुआ। जब हम खेती कर रहे थे तो बहुत सारे किसान हमारे मॉडल को देखने के लिए आते थे। हुँ। तो वहाँ पर किसानों से संवाद हुआ, तो संवाद के दौरान कई तरह की समस्याएँ किसानों ने हमारे बीच में रखी, जी, जो शायद हमारे पास थोड़ी थी या हमने उनको इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। जैसे कि पानी घटता जल स्तर, किसानों ने बिल्कुल, बताया कि साहब हमारे यहाँ तो कुओं में पानी खत्म हो जाता है जनवरी में। सही फिर बात। कई लोगों ने कहा कि साहब जब मौसम बदलता है तो फसल चौपट हो जाती है, आंधी-तूफान हुँ। चलते हैं, बारिश होती है, ओले गिरते हैं। फिर कई किसानों ने हमको बताया कि साहब जो है ना, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मार्केट की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा खेत शहर से 80 किलोमीटर दूर है। हुँ। हम जो उगाते हैं उसे बेचने के लिए बहुत ट्रांसपोर्ट और ये सब करना पड़ता है। फिर कई लोगों ने हमको कहा कि साहब जो है ना जानवर बहुत घुसते हैं, क्यों हमारा शहर में खेत था, थोड़ी ज़मीन थी,
जी। तो चारों तरफ बिल्डिंग थी, तो हमने नीलगाय कभी नहीं देखी थी। तो हमको किसानों ने कहा कि आपने नीलगाय कैसी होती है, आपने देखा क्या, क्या नुकसान करती है, आपको पता है क्या? तो ऐसे लोगों ने बोला, हमको कई तरह की समस्याओं से परिचय कराया कुल मिला बिल्कुल। के। तो इन सारी समस्याओं को आपस में हमने क्लब किया, हुँ। अपने मल्टी स्टोरी कॉन्सेप्ट को, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को, किसानों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स को, किसानों की कह लो या भारतीय कृषि की समस्याएं कह लो, हुँ। और हमारी अपनी खुद की एक ज़मीन ना होने की प्रॉब्लम, ये तीनों को क्लब करके, और हमने अपने पान के पैतृक ज्ञान को, जो हमने जी। बचपन से हमने खेती देखी है, किया है, हमारे पिताजी और करते आए हैं, तो उसके ज्ञान को मिला के ये मॉडल इन्वेंट हुआ। तो 2009 पे हमने इस पे एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, बिल्कुल। और इसमें ये मॉडल के अंदर ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप एक साथ 4-5 फसलें उगा सकते हैं, हाँ जी। और ज़मीन आप 3 गुना कम इस्तेमाल करते हैं और उत्पादन आपका 4 गुना होता है। क्या बात है! तो ये मतलब एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति में एक आशा की किरण है ये मॉडल। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भारतीय कृषि में जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हुँ। चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, चाहे वो खरपतवार बढ़ने का हो, चाहे वो कीड़ों के प्रकोप का हो, या घटते जल स्तर का हो, समय का हो, या फिर जो है ना जानवरों की असुरक्षा का हो, या बाजार बिक्री, या जो भी हो, सॉइल की हेल्थ का हो, ये हुँ। सब चीज़ों का सॉल्यूशन इस मॉडल के अंदर मिलता है। क्या तो बात है! ना केवल 3 गुना समय कम लग रहा है, 3 गुना ज़मीन ज़मीन कम कम लग लग रही रही है, है, और 4 गुना उत्पादन हो रहा है, बल्कि ये सारी समस्याएँ भी हैंडल हो रही हैं। हल हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का ये समाधान है, और इसके चलते ये मॉडल काफ़ी पॉपुलर बहुत कम समय में हुआ। तो मतलब एक आसान भाषा में और मॉडर्न भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि आपने मल्टी लेयर फार्मिंग और मल्टी स्टोरी मतलब हम कहते हैं बिल्डिंग जी, और फार्मिंग का एक फ्यूजन बनाया, करेक्ट। है ना? बिल्कुल। जो कि आज इतने कम टाइम में इतना प्रसिद्ध हुआ और उसके लिए जी, आपको इतने सारे अवार्ड मिले। जी, जी, तो ये सर एक बात आती है कि आजकल सारे किसान जैसे आपने बताया कि लैंड जी, होल्डिंग कम होती जा रही है। पहले के किसान ही एक ज़मींदार कहलाते थे, एक जी, गाँव के प्रमुख कहलाते थे। करेक्ट। आज के टाइम पे हमारे किसानों की दशा थोड़ी-सी जी, मतलब बोलने में अच्छा नहीं लगता लेकिन बुरी हो गई है। जी, तो छोटे किसान को कैसे ये आपका जो मॉडल है जी, लाभदायक हो सकता है? कैसे लाभ पहुँचाएगा उनको? जी। देखिए, लोगों के पास ज़मीन कम होती चली जा रही है, इससे हम सब लोग परिचित हैं। बिल्कुल। क्योंकि ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है, हुँ। आबादी बढ़ती है, हुँ, ज़मीन का टुकड़ा उतना ही रहता है, उतना ही रहता है। और उस पे आधिपत्य जो है ना लोगों का बढ़ता चला जाता है। हुँ। जैसे आज मान के चलो हमारे पिताजी हैं या उनके पिताजी हैं, हुँ। उनके पास 1 एकड़ ज़मीन है, उनके 5-10 बच्चे जो भी हैं, तो अब एक टुकड़े पे 10 लोगों का नाम हो गया। बिल्कुल, अभी फिर उनके बच्चे होंगे, तो उस पे उनका भी और हिस्सा। लोगों का, तो एक टुकड़े पे कई लोगों के नाम बढ़ रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये ज़मीन बढ़ नहीं रही, ज़मीन घट रही है। हुँ। तो छोटी-छोटी लैंड होल्डिंग के फार्मर अगर हम देखें हमारी कंट्री में 95% माने 95% किसान जो है ना 1 से 5 एकड़ की लैंड होल्डिंग रखने वाले किसान हैं। अब एक्चुअल अगर वो फार्मिंग कर रहे हैं तो 1 एकड़ में से आप गेहूँ उगा के तो वो जो है ना अपनी आजीविका नहीं चला नहीं चल सकते। पाएगा, धान उगा के भी आजीविका नहीं चला नहीं चल सकते। पाएगा। ये मोनोक्रॉपिंग की कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें एमएसपी मिलती है, फिक्स पैसे मिलते हैं, प्रोडक्शन भी इनका फिक्स है, बट इससे पूरे परिवार की आजीविका नहीं चल सकती है। तो किसान को मजबूरन क्या करना पड़ता है, बच्चे को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना पड़ता है, हुँ। और वो उसी में से अपनी आधा एकड़ ज़मीन भी बेच देता है, और फिर जाके वो धीरे-धीरे करके अपने बच्चे को खेती से हटा देता है। हटा देता है। और एक समय के बाद में जिसने खेती से अपने बच्चे को हटाया, एक समय बाद वो भी संसार से हटने वाला है। ये तो सत्य है, ठीक है? 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे, जो भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी आधा एकड़ ज़मीन बची है, और 20-25 साल बाद वो भी नहीं बचेगी। सही बात क्योंकि है। जिस बच्चे को आपने शहर पढ़ने के लिए भेज दिया, वो नौकरी करेगा, तो वो आके वापस खेती तो नहीं नहीं कर करेगा, पाएगा, है ना? तो वो भी क्या करेगा अल्टीमेटली आपके जाने के बाद वो ज़मीन का टुकड़ा भी बेच देगा। बेच तो देगा, खेती बिल्कुल। भी माइग्रेट हो गई, सही, और खेती करने की कला भी माइग्रेट हो माइग्रेट गई। हो गई। ये दोनों चीज़ें हमारे देश के लिए बहुत ही, कृषि प्रधान जैसे देश के लिए ये बहुत ही घातक सिद्ध है। तो इसको बचाने के लिए, और इसे वापस कैसे हम खेती में छोटे किसानों को ये बोलें कि आप अपने पूरे परिवार की आजीविका इससे चला सकते हैं, उसके लिए ये मॉडल बहुत ही लाभप्रद है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फैक्ट कारण ये है कि ये लोकली साधनों से तैयार होता है मॉडल। हुँ, हुँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं होती है हुँ, कि हुँ। किसान को ये सोचना पड़े कि यार वो कंपनी आएगी, वो लगाएगी, या हमें ये खरीदना है, हुँ, हुँ। इसमें सब्सिडी तो होएगी तभी हम लोकली कर साधनों पाएँगे ये। में तो ये मॉडल तैयार हो जाता है। तो एक तो ये अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात ये है कि इसमें पानी की बचत होती है, या ये कह सकते हैं इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। हमने देखा है, पूरा आंकड़े के साथ मैं बता रहा हूँ आपको,
70 to 80% पानी की ज़रूरत इसमें कम पड़ती है। यानी कि हम 20 से 30% पानी में 4-5 क्रॉप्स एक साथ में उगा लेते हैं। क्या यानी बात है। कि एक अगर हम एकड़ में पानी की मात्रा की बात करें तो जहाँ पर हम 100 लीटर खर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर इस मॉडल के अंदर 7 से 8 लीटर पानी खर्चा होता है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और क्या छोटे बात है। किसानों के लिए खासकर। तो ये तो एक दूसरा फ़ायदा हुआ। तीसरा फ़ायदा हुआ कि इसमें जो क्लाइमेट चेंज के बुरे असर होते हैं, जिससे किसान अक्सर परेशान हो जाता है। ओले गिर गए या ज़्यादा बारिश हो गई या ज़्यादा कम बारिश। बारिश हो गई, आंधी तूफान चल गया या फिर बहुत तेज़ गर्मी पड़ गई, बहुत तेज़ ठंड पड़ गई। तो इसमें फसलों को जो नुकसान होता है, उसकी बचत इसमें 90% होती है। खरपतवार इसमें बहुत कम आते हैं, कीड़े इसमें बहुत कम लगते हैं। तो ये सारी जो बेनिफिट्स हैं, ये किसान की लागत को कम करते हैं। और जब लागत कम होती है, तो निश्चित तौर पे वो लागत वाले पैसे मुनाफे में जुड़ते हैं, है ना? तो वो तो ये है ही, साथ में आप इसमें 4 क्रॉप का एक साथ सेटिंग कर रहे हैं। ज़मीन के अंदर अलग क्रॉप उगा रहे हैं, ज़मीन के सरफेस पर अलग क्रॉप उगा रहे हैं, छत बना रहे हैं, उस पे अलग क्रॉप उगा रहे हैं और छत के ऊपर अलग क्रॉप उगा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि 4 फसलें जब एक साथ एक ज़मीन पे होंगी, तो आपकी चारों फसलों की लागत अलग-अलग टाइम की बचेगी। बचेगी। चारों फसलों की आपका पानी बचेगा, चारों फसलों का आपका बाकी का पूरा मेंटेनेंस और मैनेजमेंट बचेगा। तो इससे लागत कम होगी और 3 से 4 गुना उत्पादकता बढ़ेगी। इसके साथ-साथ ये किसानों के लिए इस तरह से भी लाभप्रद है क्योंकि इसमें जब हम 4 क्रॉप एक साथ में लगाते हैं, तो हर एक फसल अलग-अलग टाइम पे निकलती है। तो जैसे पत्ती वाली जो सब्जी लगाते हैं वो 15 से 20 दिन में निकलने लग जाती है। तो अच्छा। किसान की आमदनी मॉडल लगाने के 20 दिन बाद शुरू हो जाती है। और फिर ये अनवरत पूरे साल भर चलती चलती रहती है। रहती है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। मैंने पूरी भारतीय कृषि को स्टडी किया। हमारे देश में 95% किसान मोनोकल्चर पे काम करते हैं। ओके। मोनोकल्चर मतलब वो या तो गेहूँ उगाते हैं या धान उगाते हैं, मक्का उगाते हैं या फिर गन्ना उगाते हैं। ओके। मुख्य फसलें हमारे यहाँ धान, गेहूँ और गन्ना है। जी। ये 3 बहुतायत में फसलें हमारे देश में होती हैं। ठीक है। तो मोनोकल्चर में किसान की आमदनी साल में 1 बार या 2 बार होती है। अब गेहूँ उगाएगा तो एक ही सीज़न में एक ही एक ही बार सीजन में हो पाएगा, हो बिल्कुल। पाएगा। फिर वो रबी के बाद खरीफ सीज़न करेगा तो एक खरीफ सीज़न में एक आय खरीफ होगी सीजन और में। एक रबी में होगी। तो साल में 2 बार इनकम करके कैसे सर्वाइवल हो कोई सकता है? फायदा भी नहीं है उनका। तो निश्चित तौर पे और वो भी छोटे किसान का जिसके 5 बच्चे हैं और 1 एकड़ ज़मीन है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मॉडल क्या करता है 20 दिन के बाद में इनकम चालू कर देता है। तो पत्ती वाली से इनकम हमारी जैसे ही खत्म होती है तो हमारी लता वाली से इनकम चालू हो जाती है। लता वाली से इनकम खत्म होती है तो हमारी फल से चालू हो जाती है और फल से जैसे ही खत्म होती है तो हमारा कंद वाला मैच्योरिटी पे आ जाता है। तो इसमें साल भर अराउंड द ईयर आपको इनकम का बैकअप बना रहता है और इससे हमारी परिवार की आजीविका बहुत बेहतर तरीके से चलती है। तो ये छोटे किसानों के लिए वरदान कह सकते हैं ये मॉडल खुद से होने वाला और सेल्फ सस्टेनेबल ये मॉडल है। क्या बात है। जी। एक ऐसे ही क्वेश्चन आजकल के युवाओं में बहुत रहता है, मेरे अंदर भी था कि अगर आपको फिर से जी। 1 एकड़ ज़मीन दी जाए और 1000 रुपए दिए जाएँ, जी। तो आप कैसे शुरुआत करेंगे और कहाँ से शुरुआत करेंगे? जी। देखिए, अगर आपके पास बहुत मिनिमम बजट है हुँ, और बहुत मिनिमम ज़मीन है, हुँ, तो उसके लिए आप जो है ना जैसे हमने एक मॉडल बनाया है जो नए यंगस्टर्स हैं जो फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, हुँ, हुँ। जिनके पास अनुभव भी नहीं है। नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ कि पहले आप अनुभव गेन करो और अपना जो समय दे रहे हो उसका जेब खर्चा निकालो, ठीक है? तो उसके लिए जैसे हमारी हमने एक तुअर की वैरायटी तैयार की है, जंगली कैरेक्टर है उसका। तो हम किसान को बोलते हैं कि आप 1 एकड़ में 1 किलो बीज लगता है उसका, 5 बाई 5 फीट पे उसका प्लांटेशन होता है। तो वो करके आप जो है ना लगभग उसमें इतना ही खर्चा होता है, 700-800 रुपए का बीज होता है और इतनी ही लगभग खाद होती है, बहुत मुश्किल से और थोड़ी बहुत ट्रैक्टर की जुताई वगैरह ये सब हुआ। तो सब मिला के 2 से 5,000 रुपए के बजट में आप वो मॉडल शुरू कर सकते हैं 1 एकड़ में और लगभग 8 से 10 कुंटल का उसका उत्पादन है। तो मोटा-मोटी आप एमएसपी जोड़ें और उस पे जैसे हम लोग बायबैक करते हैं तो 15% एक्स्ट्रा रेट लगा के लेते हैं। तो सब मिला के आप लगभग 80-90 हज़ार रुपए की फसल 1 साल में बना सकते हैं। तो ये मॉडल पे लोग शुरू कर सकते हैं, जी, जिसमें बहुत लोएस्ट बजट लगेगा और एक अच्छी खासी आमदनी आपकी हो जाएगी हो जाएगी। और अगर आप 2 से 5 एकड़ में कर लेते हैं, तो यही 4 से 5 लाख रुपए तक पहुँचती है। क्या बात है। जी, अच्छा, आपका जो ये कॉन्सेप्ट है, आपने जी, जिसको इन्वेंट किया, जी, मल्टी लेयर फार्मिंग वाला, जी, इसमें हम एक मतलब एक बात कहना चाहेंगे कि जैसे एक सीड पे दूसरा सीड डिपेंड करता है आपका। जैसे करेक्ट, एक लेयर पे दूसरी लेयर डिपेंड कर रही है, तो क्या जी, आप इसको एक ऑर्केस्ट्रा की तरह देखते हैं जी, कि ऑर्केस्ट्रा साथ में बजे तो बड़ा अच्छा लगता है? करेक्ट। देखिए,
बेसिकली क्या होता है, इस प्रकृति का मूल सिद्धांत है, कोई भी जीव जो है ना यूनिटी में जीता है। हम्म। जैसे आपने देखा होगा चींटियां झुंड में झुंड रहती में हैं, रहती है। है ना, मधुमक्खियां झुंड में रहती हैं। बिल्कुल। इंसान भी जो है ना झुंड तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई ना कोई का साथ वो चाहता है, चाहता है, चाहे बिल्कुल। वो एक दो लोग हों या तीन या चार लोग हों। तो बेसिकली ये जो प्रकृति की जो रचना या संरचना है, वो कम्युनिटी में हुई है ना, हम्म। सिंगल नहीं हुई है कि कहीं पर भी कोई भी एक इंसान अकेला जी रहा नहीं नहीं है नहीं, ना, बिल्कुल। कोई भी मधुमक्खी एक अकेले ही जी रही है संसार में, ऐसे नहीं है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन और कॉम्बिनेशन का रोल जो है ना पृथ्वी के निर्माण के साथ में ही ये पृथ्वी की रचना में हुआ। हुआ है। और इसका अगर जीता जागता एग्जाम्पल देखना है तो वैसे तो हम इंसानों और जानवरों और जीव जंतुओं में ये देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि खेती बाड़ी की हम बात कर रहे हैं तो हम सीधे वनस्पतियों के पास चलते हैं। बिल्कुल। तो फॉरेस्ट में ये हमें बचपन से देखने को मिला। हम पिताजी के साथ जंगल जाया करते थे, तो वहां पर हम देखते थे कि एक साथ बहुत सारी वनस्पतियां एक साथ में उग रही हैं। हम्म। तो हम देखते थे नीचे घास हो रही है चलने वाले रास्ते पे, और फिर उसके और थोड़े ऊपर तो झाड़ियां हो रही हैं, है ना, और फिर उसके और ऊपर देखा तो छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं, और ऊपर देखा तो बड़े बड़े झाड़ लगे हुए हैं। अच्छा। अब एक साथ ये चारों पांचों चीजें एक ही साथ एक ही जमीन पर सर्वाइवल कर रही हैं। बिल्कुल। और अगर साइंटिफिक वे में बात करें तो इन चारों को कोई खाद देने के लिए नहीं जा रहा, ना कोई दवाई देने जा रहा, ना कोई मेंटेनेंस हो रहा, ना पानी डालने के लिए जा रहा, और ना ही कोई बीज डालने जा रहा। लेकिन ये चारों वनस्पतियां एक साथ कैसे सरवाइव कर रही हैं? हम्म तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो प्रकृति के उस मूल सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, हम्म। जिस मूल सिद्धांत पे ये ब्रह्मांड की व्यवस्था चल रही है। तो वो मूल सिद्धांत ये है, वैसे तो करीब 5-7 मूल सिद्धांत जो अभी तक हमने प्रकृति को समझा है और उससे जो निकाले हैं, वो 5-7 मूल सिद्धांत हमको समझ में आए। उसमें एक मूल सिद्धांत ये भी है कि इस संसार में जितनी भी वनस्पतियां हैं या जीव जंतुओं की जातियां प्रजातियां हैं, वो सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारा जो फूड वेस्ट है वो किसी का फूड ठीक है। है ना, बिल्कुल। फिर उसका जो वेस्ट है वो किसी तीसरे का फूड है। फूड। तो बेसिकली इस तर्ज पर ये संसार की व्यवस्था चल रही है। जी। और अगर हम इसी तर्ज को अपने एग्जाम्पल से हमने जब कनेक्ट कर लिया, तो यही एग्जाम्पल हम पेड़ पौधों वनस्पतियों पर कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एक साथ जो 4-5 पौधे लगे हैं और बिना किसी खाद के ये सरवाइव कर रहे हैं, तो इनका आपस में फूड चेन इंटर रिलेट है। बिल्कुल। एक पौधा जो वेस्ट कर रहा है वो दूसरे का फूड है, फूड है। दूसरा जो वेस्ट कर रहा है वो पहले का फूड है। और अगर ये हमने समझ लिया, तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो बहुत बड़ी क्रांति हम दुनिया में ला सकते हैं। और ये प्रकृति के मूल सिद्धांतों के आधार पर है, जो जंगल हमारे इसी आधार पर खड़े हुए हैं, जो 33% धरती पर हमारे फॉरेस्ट हैं, वो जी। इसी कॉन्सेप्ट पर खड़े हुए हैं, है ना। तो हमने वही कॉन्सेप्ट जो है ना अपनी फार्मिंग में अप्लाई किया, और मल्टी लेयर के कॉन्सेप्ट को उससे जोड़ा, तब जाके हम एक साथ एक ही ज़मीन पे चार चीज़ें एक साथ में सहजता के साथ में उगा पाते हैं। और इन चारों फसलों के साथ में कम्युनिकेशन और कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। जी। और इस पे हमारा शोध है पिछले 16 सालों का, और मैं आपको बता दूं इस पे हमने लगभग 4700 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। क्योंकि क्या हमारे बात पास है। कोई लैब तो है नहीं है जिसमें हम ये पता करें कि कौन सा तत्व इस पौधे को चाहिए और कौन सा ये रिलीज कर रहा है। बिल्कुल। तो हमने तो बस एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो है ना लगा के चेक किया। जब वो दो एक साथ हो गए तो हमने अपने डाटा में ले लिया कि ये एक साथ हो सकते हैं। जो नहीं हुआ उनको हमने अलग कर दिया। तो ऐसे 4700 एक्सपेरिमेंट किए 17 सालों में, और उसमें से 370 ही एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुए, सफल बाप रे हुए, जो बाप। एक साथ में हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रकृति का विज्ञान है, और इसकी वजह से हमें खाद की मात्रा बहुत कम जरूरत पड़ती है। और ये कॉम्बिनेशन पूरे दुनिया में आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने बिल्कुल। नाइजीरिया के किसानों को भी ये साझा किया। हमने शिविर किए वहाँ पे, दुबई में शिविर किया, ओमान जी। में शिविर किया, वहाँ पे भी साझा किया, और वहाँ पे बहुत सारे किसान ये काम मॉडल पे कर रहे हैं। क्या बात तो है। बेसिकली क्या हो रहा है कि आप ये जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो कुदरत का, जी। वो दुनिया के किसी भी कोने में लगा सकते हाँ हैं। जी। जैसे पालक के साथ अगर टमाटर की कॉम्बिनेशन है, तो वो पूरे दुनिया में किसी भी धरती पर लगाया जा सकता है उसे। तो ये दोनों चीज़ें जहाँ पर भी एक साथ होंगी वो बहुत अच्छे से होंगी। तो ये बहुत ओके। बड़ी रिसर्च है, और इसको हम किसानों तक ले जाने का भी प्रयास कर रहे आपने जब ये डिसाइड किया कि आपको अब एमबीबीएस नहीं करना है, हैं। जी। अब खेतीबाड़ी की लाइन में आपको जाना है, इसको एक अपना एक मिशन बनाना है, जी। ज़मीन से जुड़ना है और ज़्यादा इस पे काम करना है, तो जी। परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? उनको मतलब एक बार में तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा,
जी। तो क्या रिएक्शन था मतलब घर वालों का? देखिए, ऐसा होता है कि परिवार के लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारी संतान जो है ना पढ़ लिख के बड़ा बने और अच्छा नाम कमाए, है ना? बिल्कुल। ऐसे अब वो पढ़ लिख के क्या बने, ये कई बार डिसाइड नहीं हो पाता है जी। और वो कितना नाम बनाए, ये भी डिसाइड नहीं हो पाता, है ना? तो बस ये ख्वाब होता है एक, है ना? जी। तो हमारे परिवार के लोगों का भी ये ख्वाब था कि नाम बनाएँ और जो है ना बेसिकली जो है ना एक अच्छी लाइन में जाए, खेती-बाड़ी ना करे। और ये हमारे भारत में जो है ना एक मिसकॉन्सेप्ट सी है हुँ, कि जो इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री की मदर इंडस्ट्री है, फार्मिंग, उसको ही हम जो है ना करने के लिए मना करते हैं। बिल्कुल एग्रीकल्चर। और इसको लेकर एक जो मानसिकता हमारे समाज में कि अगर कोई खेती-बाड़ी कर रहा है, तो उसको सबसे हीन कैटेगरी का व्यक्ति समझा जाता है। बोला तो नहीं जाता, पर महसूस समझा किया जाता है, जाता है। बिल्कुल। और ये हर जगह हमें देखने को मिलता है। चाहे हम कहीं पार्टी में बात कर रहे हैं, चाहे कहीं जो है ना कम्युनिटी में बात कर रहे हैं या जहाँ पर भी हो, उसका नाम हमेशा सबसे नीचे दर्जे का होता है। जी। और ये बहुत ही मतलब हमारे देश के लिए जो है ना अच्छी बात नहीं है और ये हमारे समाज के लिए भी अच्छी बात नहीं है। ये हमारे भारतीय कृषि के गौरव के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जिस भारतीय कृषि के दम पर हमने पूरे विश्व में जो है ना अपना खिताब विश्व गुरु के नाम से दर्ज कराया, उस खिताब को ही हम जो है ना इस तरीके से नेगोशिएट करें तो ये अच्छी बात नहीं है। जिसके बल पे हमारी इकोनॉमी आज इकोनॉमी और बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं, जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। सोने की चिड़िया भी हमारा भारत जो है ना इसी की हमारी वजह से खेती की कहलाया दम जाता के है। जी। कहलाया। पूरे विश्व में जो है ना नेतृत्व अगर भारत ने किया तो उस हुँ, ज़माने में किया जब हमारे यहाँ पूरी तरह से खेती-बाड़ी ही होती थी। होती थी। जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इकोनॉमी अगर कहीं पे भी मूव कर रही है या कुछ भी हो रहा है तो ठीक है, वो एक अलग बात है। परंतु हमारा गौरव और हमारा अस्तित्व तो यही है, ठीक है? तो इस दौर में जो है ना थोड़ा विरोधाभास हमारे परिवार में हुआ शुरुआत में। लेकिन मैंने एक बात सीखी है हमेशा जी, कि आप काम कोई भी करें, आपको उस काम को करते हुए अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। और अगर आप प्रूफ करने में सफल हो जाते हैं, तो दुनिया आपको एक्सेप्ट कर लेती है। और अगर आप प्रूफ नहीं होते हैं, तो फिर आपको हमेशा जो है ना झेलना पड़ता है समाज के जो ताने-बाने और जो भी है सारा हाँ। चीज़। मेहनत की तो और ऐसे ही इसके जो कुछ फिर हुआ। परिणाम आए, तो उन परिणामों ने जो है ना फिर सबका मन जो है ना खेती की तरफ एक पॉज़िटिव वे में ले गया और परिवार के सारे लोग आज हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दिन-रात मेहनत करके सहयोग कर रहे हैं। एक टाइम पे जहाँ पे आपको लगा हो कि अब मेरे को ये नहीं करना है, कोई ऐसा टाइम आया हो, कोई एक ऐसा क्या होता है कि जो भी इंसान ऐसे तुरंत से सक्सेसफुल नहीं होता है। जी, आपने जैसे बताया कि आपने 4700 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जिसमें से 300 जी, साढ़े 300 लगभग आपके सफल हुए। जी। तो एक टाइम तो ऐसा नहीं हुआ हो कि लगातार 350 एकदम सफल हो गए या फिर 4700 लगातार में फेल हुए। जी, उनमें सफल भी थे, उनमें जो असफल भी असफल थे। भी थे। जी, तो क्या लगा था उस टाइम? मतलब एक टाइम पे आता है ना आदमी के दिमाग में कि अब बहुत मेहनत कर ली, अब नहीं हो रहा तो अब छोड़ दो। जी। देखिए, ऐसा कई बार हुआ जब बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता लगातार लगती रही हाथ में, सफलता नहीं मिली, लेकिन कभी हमारे मन में ऐसे भाव नहीं आया हुँ, और उसके पीछे कारण था। कारण जी। ये था कि हमारा विज़न बड़ा था, मिशन बड़ा था हुँ, हुँ। और जब आप संकल्प और विज़न बड़ा लेके चलते हैं, तो समस्या कितनी भी बड़ी हो, आपके संकल्प से छोटी ही होना चाहिए। और क्या जिस बात है! दिन आपने अपनी समस्या को अपने संकल्प और विज़न से बड़ा कर दिया, उस दिन ही आप हार जाते हैं। तो मैंने कभी भी अपनी समस्याओं को अपने संकल्प और विज़न से छोटा ही रखा है, बड़ा नहीं रखा। क्या तो बात है! कभी भी मन में हमारे ऐसे भाव नहीं आया, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हम लोग उसको हैंडल करके और आगे बढ़ते हैं। क्या बात है! जी, सर जो आप करते हैं खेती-बाड़ी ये जी, एकदम नेचुरल एक ऑर्गेनिक वे जी, है जहाँ पे नो फर्टिलाइज़र्स, नो केमिकल्स का यूज़ होता है। तो जी, इसके लिए ज़मीन का साफ़ होना नहीं, आदमी का, इंसान की सोच का साफ़ होना ज़्यादा ज़रूरी करेक्ट, है। तो आप अपनी बिल्कुल। सोच को कैसे फ्रेश रखते हैं? देखिए, जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो जी। प्रकृति हमें सिखाती है कैसे निस्वार्थ रहना। हुँ, प्रकृति हमें सिखाती है कैसे आपको पेशेंस रखना। हुँ। प्रकृति हमें सिखाती है कि वो जितना दे रही है, उतना ही आपको लेना है। बिल्कुल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वो हमें स्कूल और कॉलेजेस से सीखने को नहीं मिली। जी। हमें कुदरत से जुड़ने के बाद सीखने को मिली। यहाँ पे जब हम किसी भी पेड़ को ज़मीन के अंदर सॉरी किसी भी बीज को जब हुँ, हुँ। मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो हम कितना भी चाह लें, हुँ, हुँ। दुनिया की सारी दौलत उसके सामने रख दें, लेकिन वो अपनी स्पीड से ही उगेगा। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो ये जो पेशेंस लेवल है, जी, वो हमें वहाँ पे सीखने को मिलता है कि धैर्य क्या चीज़ होती है, जी, वो हमें उगते हुए पेड़ से और फलते हुए पेड़ तक की बिल्कुल, यात्रा में देखने को मिलता है। सही बात। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें इससे सीखने को मिली
और कुदरत जो दे रही है वो पर्याप्त है, हम्म। ये भी हमें इससे सीखने को मिला। तो एक संतुष्टि के साथ और एक शांति के साथ एक हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, और बड़ा आनंद आता है जब हम कुदरत के साथ जुड़ते हैं तो। और जीवन में कोई दुख नहीं है, और हम्म। ना ही कोई अशांति है, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा होड़ है जी। पैसों की गिनती बढ़ाने की। तो बड़े मज़े के साथ हम लोग और हमारे जितने लोग जुड़े हैं काम कर रहे अच्छा सर, एक ऐसी आप सलाह जो किसानों को देना चाहें कि हैं। जो जी। जिससे वो ना, जैसे छोटे किसान हैं जो, हुँ। वो सेल्फ सस्टेनेबल जल्दी बन पाए। मान लीजिए एक अंतराल हम ले लें, 6 महीने का, 1 साल का, जी। जिसको वो अगर फॉलो करें जी। तो वो एक जल्द ही से जल्द अपना एक सेल्फ सस्टेनेबल आदमी बन जाए, खुद से एक रिसोर्स उनके पास एक उनको मिलता रहे। जी। देखिए, इसमें किसान भाइयों को और युवाओं को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि खेती-बाड़ी जो है ना बहुत धैर्य का काम है, और इसमें जो है ना अगर आपको सक्सेस होना और सफल होना और अपने आप को से सेट करना और सेल्फ सस्टेनेबल बनना है, तो थोड़ा तो वक़्त इसमें लोगों को देना पड़ेगा। हाँ, आप यात्रा चालू कर सकते हैं और आपको 1 से 1.5 साल के अंदर ऐसा लगने लगेगा कि हम इस यात्रा में काफ़ी आगे आ चुके हैं। हम्म। तो इसमें बेसिकली अभी जो 60-70 सालों में हमारी खेती का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। हम्म। स्ट्रक्चर ब्रेक होने का मतलब ये है कि पहले हमारे गाँव में खेती-बाड़ी में बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। हम्म। फिर अपने चिड़िया, मधुमक्खियाँ, भँवरे, बिल्कुल। तितलियाँ ये हमारी खेती-बाड़ी का पार्ट हुआ करती पार्ट हुआ थी। करता। लोगों का जहाँ पे घर था, घर के पीछे बाड़ा था, आगे आँगन था, जी। आँगन में बच्चे खेला करते खेलते थे। थे, बिल्कुल। और बाड़े में जो है ना एक सीताफल का पेड़, एक नींबू का पेड़, हाँ एक जी। केले का पेड़, एक पपीते का पेड़, एक आम का पेड़, एक मीठी नीम का पेड़, बिल्कुल बिल्कुल। ये सब रहते थे। सही बात। और उन्हीं बाड़े में जब हम बर्तन साफ करते थे, तो राख जो हमारे गाय के गोबर के कंडे की जली हुई राख रहती थी, उससे हम बर्तन साफ करते थे। और जब वो बर्तन का पानी जो है ना निकल के बाड़े में जाता था, तो उन पेड़ों के लिए दुनिया की सबसे ज़रूरी और सबसे महँगे फर्टिलाइज़र के रूप में काम करता था वो। बिल्कुल। अब हम क्या कर रहे हैं, नालियों में सर्प सोडा घोल रहे हैं लगातार, प्रकृति के जीवों को नष्ट कर रहे हैं। तो ये सब हम विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो है ना कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करना जी। चाहें, तो ये सारी व्यवस्था को पुनः सेट करने के लिए थोड़ा तो वक़्त लगेगा। लगेगा। अगर कोई हमने घर तोड़ा है, तो उसे वापस बनाने में समय लगेगा। बिल्कुल। तो हमने ये जो प्रकृति की एक व्यवस्था को ब्रेक डाउन किया, पेड़ काटे, है ना? सारे इकोसिस्टम को हानि पहुँचाई है, पानी का जल स्तर घटाया है, जी। केंचुओं को ख़त्म किया है। जी। फिर उसके बाद बहुत सारे लाभकारी बैक्टीरिया जो हमारे इस पूरे सिस्टम में लाभ पहुँचाते हैं, उनको भी कहीं न कहीं हमने डैमेज किया। चिड़िया हमें देखने को नहीं मिलती, गौरैया हमें देखने को नहीं सही बात मिलती, है। तितलियाँ, भँवरे गायब हो गए सारे। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है, इसको हमें सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से सेट करने में थोड़ा समय लगेगा, पर यात्रा शुरू करें किसान। एक प्लान है हमारे पास, जिस प्लान के अंतर्गत आप बहुत कम समय में इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और एक अच्छी खासी इनकम के साथ में, हम्म। और एक सेल्फ सस्टेनेबल फार्मर के रूप में उभर के आ सकते हैं। ओके। तो वो हम ट्रेनिंग के दौरान लोगों को सर, क्या आप सिखाते भी मानते जी हैं कि आप किसान सिर्फ एक अन्न उत्पादक नहीं बल्कि प्रकृति के रक्षक भी हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति का जो मुख्य हिस्सा है वो उसी के पास है जी। जो उसका संरक्षण कर सकता है जी। ना? तो पेड़-पौधों से ही प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण होता है, और जी। पेड़-पौधे उगाना खेती-बाड़ी का एक बड़ा पार्ट है। जी। तो निश्चित तौर पे आज की तारीख में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जी। हालाँकि जो है ना इसके कारण पे जाएँ तो हम सब उसमें शामिल हैं, जी। परंतु किसान की इसमें बड़ी भूमिका है। रासायनिक खादों और दवाइयों के माध्यम से जो हमारी मिट्टी और पर्यावरण को जो मतलब नुकसान पहुँच रहा है, उसमें किसान भाई जो है ना अपनी भूमिका एक अच्छे रूप में भी अपनी अदा कर सकते हैं। जी। और इसमें अगर वो प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो हम्म। निश्चित तौर पे एक अच्छे अन्न समाज तक पहुँचाने के साथ-साथ में प्रकृति का भी साथ में संरक्षण होगा और पर्यावरण को उसका लाभ मिलेगा। सर, आपने क्लाइमेट क्राइसिस की बात करी। जी, क्लाइमेट क्राइसिस में किसान का रोल जी। बढ़ जाता है या फिर उनको थोड़ा सा आराम मिलता है? नहीं, क्लाइमेट में तो देखिए ऐसा है कि उनका रोल कहीं न कहीं बढ़ता है, कारण क्योंकि एक तरफ जब हम रासायनिक खाद खेती पे डालते हैं, जी। तो जितने भी रासायनिक उर्वरक होते हैं, वो सब एसिटिक नेचर के होते हैं, जी। और एसिटिक नेचर होने के कारण ये पानी की डिमांड ज़्यादा करते हैं, और दूसरा ये गैस भी प्रोड्यूस करते हैं।
तो उससे इन्वायरमेंट जो है ना गर्म होता है, यानी कि धरती का तापमान बढ़ता है। बढ़ता है। और दूसरी तरफ पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा पड़ती है, और उसके कारण जो है ना मिट्टी कड़क भी पड़ जाती है। जी कड़क होने से मिट्टी के बॉन्ड बनते हैं, जी बॉन्ड बनने से पोरोसिटी खत्म होती है, पोरोसिटी खत्म होने से मिट्टी के अंदर जल धारण क्षमता कम हो जाती है। ओके तो जो वर्षा का जल गिरता है वो जमीन की ऊपरी सतह पर गिर के और बह जाता है, नाले और नदी में जाके बाढ़ का स्वरूप ले लेता है और जाके समुद्र में मिल जाता है। जी वो रिचार्ज नहीं होता, वो मतलब ग्राउंड वाटर में नहीं जाता है, हम्म और उसके कारण जो है ना हमारा वाटर टेबल लगातार डाउन होता चला जा रहा है, हम्म और मिट्टी अलग कड़क हो रही है, और जो हम्म हमारी गैसेस निकल रही हैं जी उससे धरती का तापमान बढ़ रहा है, और उससे ओके बहुत सारी जो प्रकृति की व्यवस्था है वो असंतुलित हो रही है। जी तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं किसानों के ऊपर इसका भार जाता ही जाता है। जी तो किसान भाई जो है ना प्राकृतिक जैविक खेती करेंगे तो इन सब का उसमें लाभ मिलेगा। सर फार्मिंग का विलन कौन है, वीड या फिर पॉलिटिक्स? देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो ये दोनों बराबर ही रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स अपना किसान के रेट और बाजार और पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करती है, जी बिल्कुल और वीड जो है ना किसान को तात्कालिक रूप से फसल उगाने के लिए उसको परेशान करते हैं। जी तो वीड का तो कई तरह से उपाय है, जी वो वीडीसाइड डाल के भी किसान उसका उपाय करता है, अदरवाइज जो है ना मैनुअल करके भी कर सकते हैं। जी और नहीं तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन हमने मल्टी लेयर के अंदर निकाला है कि आप अपने फसल के बीज इतने डालिए कि वीड्स को उगने के लिए जगह ना बचे। जगह ना बचे। तो यहाँ तो सॉल्यूशन किसान के हाथ में है, लेकिन थोड़ा पॉलिटिक्स को सुधारना कठिन है। जी। सर एक अपने अनुभव से आप एक बात ऐसी, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो जी। देख रहे हैं जिनमें किसान भी हैं, तो जी। उनको क्या कहना चाहेंगे अभी, मतलब एक ऐसा आप बात अपने अनुभव से बताएं जो किसानों को हम्म। मोटिवेट करे। जी। देखिए, हम कोई भी धंधे की तलाश करते हैं ना तो उसमें उस धंधे में हम आने वाले भविष्य की संभावनाओं को देखते हैं, और मुझे लगता है कि प्रकृति पर्यावरण संरक्षण के नाम पर हम खेती बाड़ी से जुड़ें, जी उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी बेसिक नीड, जो हमारी आवश्यकता है, जी जो परिवार की आजीविका है, जी वो चलाने के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ें। ओके तो अगर हम इसकी संभावनाओं को देखें तो देखिए, एक ज़माना था जब एक प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम हुआ, जी एक ज़माना आया फिर क्लॉथ इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में काम हुआ, हम्म बहुत काम हुआ इसके अंदर, हम्म तरह-तरह के फैशन आए इसके अंदर। जी फिर एक समय आया जब आईटी में बहुत तेज़ी से काम हुआ, जी है ना? तो ये सारी अलग-अलग इंडस्ट्रियों को हमने ग्रोथ लेते हुए देखा है और एक जी चरम पर पहुँचते हुए देखा है। जी लेकिन अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करें, जी तो इस पर कहीं न कहीं अभी तक काम होना बकाया है। जी और आज की तारीख में जितनी हमारी बिगड़ती हालत सेहत की सामने आ रही है, जी अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, बीमार लोगों की संख्या बढ़ रही है, जी और लगातार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार ले रहा है, तो जी इससे हमें ये समझ में आता है कि कहीं न कहीं खान-पान में बहुत तेज़ी से बदलाव हो चुका है, बिल्कुल और इसमें सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी तो ये एक संभावना है बेसिकली कि खान-पान की इंडस्ट्री में हम इसमें काम करें, और जी लोगों को सेहतमंद खाना, जी उनको कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, जी इस पर हम ज़ोरों से काम करके जी हमारे यंगस्टर्स और फार्मर्स सोसाइटी के बीच में पहुँचे, तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जैसे प्लास्टिक और तुम्हारा ये बाकी की जो इंडस्ट्रियाँ जिस तरीके से ग्रोथ की, जी वैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी ग्रोथ कर सकती है। ओके तो एक बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं, व्यवसाय की भी जी और एक आत्मनिर्भरता की भी, और जी साथ में हमारा कहते हैं ना कि इसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों हैं। जी आप इसमें काम करेंगे, सोसाइटी को उसका समाधान देंगे, तो जी निश्चित तौर पे आपका 2 पैसे का स्वार्थ भी पूरा होएगा, जी और अगर आप ये काम करेंगे तो निश्चित तौर पे प्रकृति का संरक्षण अपने आप होगा। तो ओके उसके लिए हमें पर्यावरण के लिए अलग से कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। धरती की जो अव्यवस्था है वो वापस व्यवस्थित हो जाएगी। हम्म तो ये दोनों ही काम इसमें निहित हैं। तो किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती की तरफ आना चाहिए, और जो नए नौजवान हैं जी उनको भी ये काम हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उनका जी भविष्य सुरक्षित करना है। तो युवाओं के हाथ में ही इसका पूरा भार है। ठीक है। जी। सर आपसे जो आपकी क्लासेस, आपकी कोर्स होते हैं, जी। उसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं? जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनमें से बहुत सारे जी। लोग चाहते हैं कि जुड़ें,
जी। तो कहाँ से वो आपके मतलब रजिस्टर कर सकते हैं और आपसे मिल सकते हैं? जी, देखिए हमारा फ़ार्म जो है ना ग्राम कपुरिया झांसी रोड पर है। जी। सागर में एक लखनी ग्राम होता है, जयसीनगर रोड पर वहाँ पर भी है। एक राजघाट रोड पर है एक हमारा फ़ार्म। ऐसे और एक तिली में है हमारा। ऐसे 4 लोकेशन पे हमारे खेत हैं। जी। तो अगर कोई आना चाहे तो कपुरिया झांसी रोड पर वो आ सकता है और हमारी प्रयोगशाला को देख सकता है, ओके। जहाँ पर हमने तमाम तरह के फल, तमाम तरह की सब्जियाँ, अनाज, मिलेट्स, पल्सेस, है ना? ग्रेन्स और सभी तरह की फसलों पर काम किया है और यहाँ पर हम मैक्सिमम फसलों को प्रोसेस भी करते हैं। ओके। तो यहाँ पर किसान भाई आके देख सकते हैं कि खेती में हम लागत को कैसे कम करें, हुँ, हुँ। आमदनी को कैसे बढ़ाएँ और हुँ, हुँ। आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे आगे बढ़ें, हुँ, उसका हुँ। एक एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे बनाया है। तो इस प्रयोगशाला का किसान भाई कभी भी आके विज़िट कर सकता है। हुँ, हुँ। दूसरा अगर वो ट्रेनिंग चाहता है, ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जैसे हम केमिकल से ऑर्गेनिक में शिफ्ट होने जा रहे जी। हैं, तो इसमें केवल कहने से ये नहीं होगा और केवल आप यूरिया छोड़ के गोबर की खाद डालने से ये नहीं होगा। ये जी। एक बड़ी व्यवस्था है, उसको हमें समझना पड़ेगा, कहाँ-कहाँ खामियाँ, गलतियाँ की हैं, उनकी भरपाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमने प्रॉपर मिट्टी के सुधार से लेके मार्केटिंग तक का पूरा एक कोर्स बनाया है 7 जी। दिन का। तो वो 20 से 26 तारीख को हर महीने हम चलाते हैं और उस कोर्सेज़ की ख़ास बात ये है कि उसमें लगभग-लगभग 75% प्रैक्टिकल होता है। क्या बात है! हाँ, तो प्रैक्टिकल में बेसिकली जो काम आपको जैसे अब खाद बनाना, तो जी। खाद बनाना हमने फ़ॉर्मूला तो बता दिया, वो तो जी। आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, जी। किताबों में भी पढ़ सकते हाँ हैं, पर जी। एक्चुअल जब आप गोबर में हाथ डालेंगे तब आपको पता चलेगा खाद बनती कैसे है। तो उसमें हम 75% जो है ना प्रैक्टिकल सेशन रखते हैं और 25% रिक्वायर्ड एज़ पर थ्योरी रखते हैं। तो इसमें हम अपना मल्टी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे मॉडल को बनाना है, कैसे फील्ड प्रिपरेशन करनी है, मिट्टी तैयार करनी है, फिर उसमें बीज कैसे तैयार करना, बीज की बुआई कैसे करनी है, फिर पानी कैसे देना, ये सारी जो प्रोसेस है या कोई भी हमारी जो फसल का उत्पादन है उसको कैसे प्रोडक्ट बनाना है, कैसे पैकेजिंग करनी है, कैसे उसे बेचना है, ये सारी चीज़ों का हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं। तो उसमें जो नए फार्मर हैं, जो बिगनर्स हैं या जी। जो यंगस्टर्स हैं, उनके जी। लिए भी वो कोर्स बहुत अच्छा है हुँ, और हुँ। जो नए ऐसे फार्मर जो केमिकल से जैविक पर शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए भी है। तो वो 20 से 26 7 दिन का होता है हर महीने और जिसको आना है वो हमारे नंबर पर संपर्क करके, हमारा एक नंबर है, उस नंबर पर संपर्क करके वो जानकारी ले सकता है कि ये कोर्सेज़ कब-कब हैं, जी। तो उनकी डेट्स और उनको शेड्यूल मिल जाएगा और फिर वो अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस भेज के अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और यहाँ आके और वो शिविर को जॉइन कर सकते हैं। ओके। सर, इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक जी, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, और एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को दें। ये जी, वाले मैसेज आपने दिया है जो किसान है। जी, अब हम चाहेंगे कि चाहे वो किसान हो या किसी भी फ़ील्ड में वो काम करते हों, उससे वो जी, मोटिवेशन लें जी, और कुछ सीखें। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप एक छोटा-सा मैसेज? देखिए, मैं सभी नौजवानों को और किसानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लाइफ में जो भी काम करें, वो एक विज़न बना के काम करिए। जी। विज़न के साथ में एक चीज़ होती है वो जिसे हम बोलते हैं संकल्प, है ना? जी। तो संकल्प और विज़न जब आपका पक्का होता है, तो दुनिया में जितने भी आपके रास्ते में आने वाली समस्याएँ होती हैं, उनको आप क्रॉस करते हुए चले जाते हो और आपको कभी थकान और हार महसूस नहीं होती है। ओके। तो ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करें क्योंकि हर क्षेत्र में काम करेंगे, परेशानियाँ, तकलीफ़ें ये तो आएँगी। उसका पार्ट है। जी। पर हाँ, उससे आपको निपटना और उन जी। परिस्थितियों में अपने आप को मोटिवेटेड रखना हुँ, हुँ। और अपने काम में संलग्न रहना, ये उसका सक्सेस का राज हो सकता है। हुँ, हुँ। तो इन परिस्थितियों में आप अपने आप का जो विज़न है, जो सोच है, जो संकल्प है, उसको आप बड़ा बना के रखें जी। और उस पर लगातार जो है ना सोचें कि यही मेरे जीवन का आधार है। जी। आप जीवन को आधार बना दीजिए। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि समुंदर वो तभी बन सकती है बूँद जब वो अपने अस्तित्व को ख़त्म करे। तो अपने आप को अपने संकल्प के लिए आप समर्पित कर दीजिए जी। कि आप कुछ हैं ही नहीं है, जो है सो आपका संकल्प है। क्या तो बात फिर है! जीवन में आने वाली समस्याएँ आपकी बौनी पड़ जाती हैं और जी। आप हर मुश्किल घड़ी से निकल के अपने मुकाम तक पहुँच जाते हैं। क्या बात है! जी, सर, यहीं पे हम इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहेंगे जी, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी, हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक जी, यू सो मच। तो जी, दोस्तों, ये थे मिस्टर आकाश चौरसिया जी और उनकी कहानी, एक इंसान जो ज़मीन से जुड़ा और विचारों में प्रगतिशील है। अगर आप भी खेती-बाड़ी को एक छोटी चीज़ ना समझें, उसको एक रिस्पेक्टेबल प्रोफ़ेशन की तरह देखें, तो आप भी उसमें ऊँचाइयाँ हासिल कर सकते हैं। ये था कक्का जी कहन का पॉडकास्ट और जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में नए होप के साथ। जय श्री राम, जय माइकी, जय जवान, जय किसान।
तो सर ये जो आप हमें लेके आए हैं मॉडल में जी, तो ये समझाएं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को क्या मॉडल है ये आपका? बेसिकली मल्टी लेयर फार्मिंग का एक उदाहरण है। जी। बेसिकली हम जिसमें इसकी जो बेसिक टेक्नोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली प्रिंसिपल है ना, वो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है। ओके। जो हम 5 बाई 6 फीट पर बाम्बू लगा के और ये घास वगैरह ये डाल के बनाते हैं। जी जी। इसमें हमने पूरे रूफ पर जो है ना ये घास डाली है, जो वीड की तरह जो है ना खरपतवार की तरह खेतों में होती है। किसान भाई उसको जला देते हैं या बीडीसाइड डालते हैं। हम उसका बेहतर यूटिलाइजेशन करते हैं, हम उसको काट के बंडल बना के रखते हैं और इसके ऊपर पतला पतला फैला देते हैं। अच्छा। इससे ये बेनिफिट होता है कि 50% फिल्टर होकर सनलाइट आती है, 50% ब्रेक डाउन हो जाती है। ओके। ठंड के समय में पाला इसमें नहीं लगता, ठंड रुक जाती है, तो ये इसका बेनिफिट है। तो ये हमने पहले मॉडल बनाया। मॉडल बनाने के बाद हम इसमें क्रॉप लगाते हैं। तो बेसिकली इसमें ज़मीन के अंदर हमने ये अरबी लगाई हुई है, जिसे हम घुइयाँ बोलते हैं। हाँ जी। और इसमें हमने परवल भी लगाए हैं। तो 2 क्रॉप हैं इसमें। छत पर हमारा परवल अभी जाने वाला है जी। और ये अरबी का क्रॉप है। और इसमें हमने एक क्रॉप और लगाई थी, तीसरी क्रॉप, वो मेथी का क्रॉप था, वो ज़मीन के सरफेस लेवल पे था। ओके। तो वो मेथी का क्रॉप लगभग 20-25 दिन में निकल गया। जी। ये मॉडल हमने फरवरी में लगाया था, अभी मई का महीना चल रहा है। जी। अभी इतनी गर्मी में आप देख लीजिए कि अरबी के पत्ते में एक तो में भी कोई छेद नहीं है, कोई झुलस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और इतनी दोपहर के समय, अभी 2 बजने के आसपास का टाइम है, हाँ जी। तो इतनी धूप में जो है ना ये पौधे लहलहाते हुए एकदम खड़े हुए हैं। तो ये इस मॉडल की खूबसूरती है कि इसमें मौसम का जो बुरा असर होता है वो इस पे प्रभाव नहीं डालता है। क्या बात तो है। इतनी धूप में तो इंसानों के चेहरे जो है ना झुलस जा रहे जी। हैं। और ये तो बहुत नाजुक फसल है। जी। और ये मॉडल के अंदर ये बेहतर तरीके से सुरक्षित है और बिल्कुल एकदम हेल्दी। इसको देखकर ये लग रहा है कि मतलब ये अपने आप में खुश है। जी। तो बेसिकली इस मॉडल के अंदर एक इकोसिस्टम भी तैयार होता है। अभी देख रहे हैं आप, बहुत सारी तितलियां घूमते हुए दिख रही हैं, हाँ भौरे जी। दिख रहे हैं, हाँ मधुमक्खियां जी। दिख रही हैं, जी। हल्की सी हवा चल रही है। तो यहाँ पर एक कूलर जैसी फीलिंग आ रही है। बिल्कुल। वो फुली वेंटिलेटेड है। जी। ये घास जब मिट्टी में हम पानी देते हैं तो पानी का हल्का सा जो इवापरेशन होता है वो इस घास से टकराता है और जब गर्म हवा बाहर चलती है तो ये पूरा कूल कर देती है नीचे के एनवायरनमेंट को। क्या और बात गर्मी के समय में हम इसमें फसल बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। क्या बात है तो सर। ये कम ज़मीन में ज़्यादा फसल उगाने का तो कॉन्सेप्ट है ही है। जी। साथ साथ में ये मौसम की विपरीत परिस्थितियों में काम करने का, ऑफ सीजन फसल उगाने का, और साथ में पानी की बचत, खरपतवार की नियंत्रण और तमाम चीज़ों का भी ये मतलब समाधान है। ओके। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये छोटे छोटे एरिया में किसान भाई करेंगे तो इनकी अच्छी आय होगी। क्या सर एक अप्रोक्स कितने लैंड पे ये आपने यूज़ किया होगा? ये लगभग 1.25 एकड़ का ये पूरा प्लॉट है। ओके। 1 एकड़ से थोड़ा कम है। कम है। तो ये 1.25 एकड़ का प्लॉट है जिसमें हमने नीचे सरफेस पर मेथी का क्रॉप लगाया था, वो हमने लगभग निकाल लिया पूरा। जी। और अभी ये अरबी का क्रॉप हमारा लगभग रेडी होने वाला है। पहली बारिश आएगी जुलाई में, हमारा ये 80 रुपये किलो में मार्केट में सेल होगा। क्या बात और है। इसके पत्ते भी अभी हम जो है ना रिसेंटली बड़ोदरा वगैरह भेज रहे हैं। तो ओके। लगभग आप 50 से 1 लाख रुपए तक की आमदनी पत्तों से भी कर सकते हैं। ठीक है। और अरबी से भी लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की आमदनी उससे। तो लगभग 3 लाख रुपए हमें इस फसल से मिलेंगे। लगभग लाख रुपए हमें पत्ती वाली से मिल गए और लता वाली से हमें लगभग लाख रुपए। तो ऐसे 4-5 से लाख रुपए हमें 4 से 5 महीने के अंदर ये मॉडल से मिल जाएंगे। तो आपका सर क्या इन्वेस्टमेंट इसमें क्या रहा, अगर हम आप दर्शकों को बता दें? देखिए, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि इसमें जो साधन लगने वाले हैं, जो साधन है वो फैक्ट्री में नहीं बनते, वो किसान के पास ही उगते हैं। अगर आपके पास हैं तो इसका 10-20 हज़ार रुपए का खर्चा है 1 एकड़ का। ठीक है। और अगर आपको सब कुछ बाहर से लाना पड़े, घास भी, तार भी, बल्ली भी, ये वो सब, तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का 1 साल का खर्चा है। सॉरी, मॉडल का खर्चा है एक बार का। और ये मॉडल फिर 4 से 5 साल आपका रनअप होता है। तो बेसिकली आपका 30 से 40 हज़ार का खर्चा 1 साल का बैठता है। ओके। तो बहुत ज़्यादा बजट नहीं है और लोकली साधनों में ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। जी। और अगर किसान खुद उगाए बांस और ये घास खुद मैनेज करे तो इसका बहुत कम खर्चा होता है। क्या बात और है बनाना उसे हम अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से आप सिखाते निःशुल्क हैं। तरीके से 7 दिन में सिखा देते हैं। बहुत बढ़िया सर। इसका मैं आपका इस प्रोग्राम का भी लिंक दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। जी। और ज्वाइनिंग के लिए आप एक बार हमारे दर्शकों को अगर नंबर बता दें, क्या एक आपको जी। कोई अनऑफिशियल एक ऐसा नंबर हो जो? जी, 9179066275 नंबर है हमारा। जी। इस नंबर पर कोई भी व्हाट्सएप करके इंक्वायरी जान सकता है ट्रेनिंग के बारे में, या कोई भी फसल संबंधी जानकारी चाहे तो वो भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। और अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो शाम को 8 से 10 के बीच का समय है। आप उस समय पे आप फ़ोन पे जो भी आप अपनी खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी चर्चा करना चाहते हैं, कोई भी राय सलाह लेना चाहते हैं, तो आप 8 से 10 के बीच में बेशक फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। अनऑफिशियल इसलिए कहा मैंने क्योंकि एक ऑफिशियल नंबर होता है जो कि हमारा लैंडलाइन यूज होता है। अनऑफिशियली आपने मोबाइल नंबर दिया है, तो कोई भी जो टाइम बताया गया उसी पे कॉल करें।
बिना उसके बेसमय पे कॉल ना करें और फालतू के सवाल ना करें।